हेलो एवरीवन, आज के वीडियो क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जो आपकी ज्योग्राफी का है सौरमंडल में पृथ्वी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर हम हमारे सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह आते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ेंगे। ये आपका बेस का काम करेगा। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये भी सबने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी इसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि जो हमें लगता है कि हमें पता है पर हम उसी को गलत कर देते हैं। इसलिए हमें अपना बेस मजबूत करना हो रहा है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, DSSB का दे रहे हैं, KVS का दे रहे हैं, NVS का दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठते हैं भाई। ठीक है ना। तो इसलिए चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी, यानी हम सौरमंडल और अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन है ना इन्हीं लाइनों से आते हैं, बस उनको थोड़ा घुमा फिरा दिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा डीपली इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सूर्यास्त क्या, चलो भाई शुरू कर देते हैं अभी, एक मिनट। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ ये जो ये पहरा पूरा दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि आकाश को हम देखते हैं तो दिन में हमें आकाश क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, पर रात को हमें क्या दिखाई देता है, उसमें चांद तारे दिखाई देते हैं ना। तारे, बहुत से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रात को ही क्यों दिखाई देती है, हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। और जैसे चंद्रमा है वो कंटिन्यू चमकता रहता है, उसमें किसी तरह की कोई टिमटिमाहट नहीं होती है। तो ये सब किस वजह से होता है, ये सब रीजंस जो हैं ये इसमें आपके चैप्टर में अच्छे से दिए गए हैं, तो उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इसकी भूमिका या बेस बना दिया गया है इस चैप्टर का स्टार्टिंग में। अब इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। आप जैसे चांद और तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं, तारों को हम कंटिन्यू एक चीज तरह से देखते भी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में असंख्य तारे हैं, पर चंद्रमा तो एक ही दिखाई देता है हमें। तो हमें क्या दिखता है कि चांद का साइज़ कभी छोटा, कभी बढ़ रहा है, कभी घटता जा रहा है ना। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को हम बोलते हैं कि फुल मून है या न्यू मून है, तो उसी तरह से वो सब रीजन्स क्या है उसके लिए, वो क्यों दिखाई देता है। तो चलो भी इसी को पढ़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण चंद्रमा कब होता है, पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद 15 दिन बाद, यानी कि 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख पाते, किसी पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं, तो ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे हमारी पृथ्वी है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, जैसे ये सूरज है, अब ये चंद्रमा है, एक मिनट इनका साइज चेंज कर देती हूँ। ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा के इस पार्ट पर गिर रही है, इधर दिखाई देगी, इधर नहीं आएगी। ये जो साइड है यहाँ चमकेगा चंद्रमा, इस साइड, और जो इधर वाली साइड है इधर रोशनी नहीं आएगी। तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी से तो हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, और इस हिस्से पर क्या है अंधेरा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ रोशनी है, रोशनी कहाँ है, इस साइड रोशनी है। तो जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों ही सीध में होते हैं, कब, जब आपका पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, तीनों ही सीध में होते हैं। पर फर्क क्या हो जाता है, अब जैसे चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो इस अभी इधर है, फिर बाद में इधर आएगा। ठीक है ना, बाद में आएगा इधर, अभी ये इधर है, अभी इस साइड है। तो फिर क्या है, अभी जो सूरज की रोशनी है वो चंद्रमा पर गिर रही है, रोशनी पर, वो क्या है, वो पार्ट, उस पार्ट पर रोशनी गिर रही है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस दिन क्या होती है, अमावस्या। अमावस्या, इस दिन अमावस्या होती है, क्या होती है, अमावस्या होती है। उस दिन हमें सूरज का चंद्रमा का पूरा भाग नहीं दिखाई देता है, थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है, वरना नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, अमावस्या। अब धीरे धीरे जो है चंद्रमा, अब क्या होगा आप समझिएगा, चंद्रमा अब धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, सरकता है यहाँ से। ठीक है ना। जैसे कि अब चंद्रमा आ गया यहाँ, तो अब चंद्रमा के कुछ पार्ट पर रोशनी जाएगी, जैसे कि इतने पार्ट पर जा रही है, तो हमें यहाँ से ये कुछ पार्ट तो यहाँ से दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ इतने वाला। ठीक है ना, जो समझ रहे होंगे ना आप, ये वाला। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून, यानी हमें थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से चंद्रमा घूमता घूमता फिर इस डायरेक्शन में यहाँ आ जाता है, यानी कि पृथ्वी के इधर आ जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो अब सूरज की रोशनी भाई बहुत पूरे ब्रह्मांड में फैली है ना, तो सूरज की रोशनी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से ही और एरिया से जाकर सूरज पर आती है, यानी कि इसकी डायरेक्ट इसके उसमें नहीं है, थोड़ा सा। अब आप यहाँ समझ लीजिए, घूमते हुए चांद यहाँ आ गया,
ये यहाँ छोटा बनाते हैं चांद को। भाई मेरे राउंड एकदम नहीं बन पा रहा है चांद, हाँ यहाँ आ गया। तो अब सूरज की रोशनी जा रही है चांद पर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि अब हमें जो सूरज का ऑलमोस्ट सूरज की रोशनी चांद पर जा रही है, तो चांद का जितना हिस्सा दिख रहा है ना वो हमें फुल मून जैसा दिखाई देगा कि हाँ पूरा चांद हमें दिखाई दे रहा है। तो समझ रहे हैं, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देगा वो क्या होगी आपकी पूर्णिमा होगी। और जब आधा चांद दिखाई देगा तो वो हो गया आपको जब चांद नहीं दिखाई देगा तो वो क्या होगी आपकी अमावस्या। तो यही बात आप समझिएगा कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है। और ये दोनों महीने में एक बार होती है, यानी 15 दिन में पूर्णिमा और पूर्णिमा के 15 दिन अमावस आती है। तो ये पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि कब पूर्णिमा होती है, कब आपकी अमावस्या होती है। और पूर्णिमा के दिन आपको फुल मून दिखाई देता है, यानी पूरा चांद दिखाई देता है। अमावस्या को आपको चांद नहीं दिखाई देता, या उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, यानी न्यू मून जरा सा बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या को चांद की कंडीशंस क्या होती हैं और ये महीने में कितनी बार आती है। तो महीने में 15 बार, क्योंकि क्वेश्चन उठेंगे यहीं से, पर उनको इस तरह से सेट किया जाएगा। मटेरियल आपके एनसीईआरटी का ही मिलेगा, पर उसको थोड़ा सा टफ लेवल में, यानी कि बहुत ही बारीकी से उठाया जाएगा। एक ही क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी चांद और पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में या पृथ्वी के बारे में, और उनमें से बोल दिया जाएगा क्या सही क्या गलत। तो आपने मोटा मोटा पढ़ दिया पूर्णिमा को चांद दिखता है, अमावस्या को चांद नहीं दिखता है, रीज़न पूछ ले भी क्या क्यों दिखता, पूर्णिमा के दिन चांद हमें क्यों दिखता है, या अमावस्या के दिन चांद हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, या न्यू मून की क्या कंडीशंस होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाए। या फिर महीने में कितने दिन, यानी एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा है, कितनी अमावस्या आती है, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में 15 दिन का गैप होता है, ठीक है ना। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अब क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा की से इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते। हम दिन में ना तो चंद्रमा को देख पाते हैं, है ना, और ना ही छोटी चमकीली वस्तुओं को। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, भाई कोई बड़ी चमकने वाली चीज़ की जो रोशनी होती है उसमें हमें छोटी चमकने वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो सूरज सबसे बड़ा तारा है, और सबसे बड़ा नहीं, हमारे नज़दीक का सबसे बड़ा तारा है। जो हमारे नज़दीक जो तारे हैं ना, उनमें से सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है, इसलिए सूरज की रोशनी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो तारे और चंद्रमा है, इनकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। और चंद्रमा तो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, ठीक। चलिए भाई, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंड को नोट कर लीजिए। खगोलीय पिंड होते क्या हैं? खगोलीय पिंड वो सभी, आगे सूर्य भी, चंद्रमा भी और सभी वस्तुएं, यानी सभी सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ठीक है ना, आपके उल्का पिंड, सब कुछ क्या आ जाएंगे, खगोलीय पिंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाते हैं? ये सब खगोलीय पिंड है। तो सभी ये क्या कहलाएंगे? आपके खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। पॉइंट्स को ध्यान से समझते चलिएगा। खगोलीय पिंड जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो आपके 8 ग्रह हैं ये सब, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपके उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, खगोलीय पिंड के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। पर अब यहाँ बात ध्यान से देखिएगा कि कुछ खगोलीय पिंड के बड़े आकार वाले गर्म होते हैं और उनके पास ये गैसों से बने होते हैं, उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है ना। जिनकी अपनी और ऊष्मा प्रकाश होती है ना, वो तारा कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। इसके अंदर आपका सूर्य ही आएगा, ठीक है। चंद्रमा और हमारे जो ग्रह हैं ये खगोलीय पिंड में शामिल आपके तारों में शामिल नहीं होंगे, इन्हें तारा नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तारा किन्हें कहा जाएगा? वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, ठीक है ना। अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है वो ही खगोलीय पिंड तारा कहलाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, बल्कि जो रात को हमें आकाश में इतने टिमटिमाते हुए, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे तारे दिख रहे हैं ना, ये सूर्य के जैसे ही तारे हैं। पर क्या है, ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इसलिए दूर से हमें वो
इस साइज़ में दिखाई देते हैं कि उनकी जो रोशनी है या उनकी जो हीट है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। अब आप देखिए जैसे एरोप्लेन है, अब वो अगर एयरपोर्ट पे लैंड किया होता है तो हम देखते कितना बड़ा दिखाई देता है, और वही एरोप्लेन जब आकाश में उड़ता है, ऊंचाई पर होता है यानी दूरी पर होता है, तो हमें कितना छोटा दिखाई देता है कि शायद हम अपनी पॉकेट में ही डाल लें उसे, है ना। तो वो ही सब चीज़ें यहाँ लागू होती हैं कि जो ये हमें जो तारे दिखाई दे रहे, ये तारे क्या हैं, हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, और सूर्य जो है वो हमारे नज़दीक का तारा है, इसलिए उसकी रोशनी और उसकी हीट हम तक पहुंचती है। ठीक है भाई, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अभी तारों के बारे में बताया गया तो देख लेते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि अब यहाँ आपने इसमें नोट किया होगा, ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है ना, जिसको सप्तऋषि बताया गया है। ये जो है देखिए, ये जो है ये तारे हैं, इनको सप्तऋषि बताया गया है, 7 तारों का समूह सप्तऋषि। तो ऐसे ही आकाश में हम जो इतने बहुत ज़्यादा तारे देखते हैं, ठीक है ना, तो जो ये नक्षत्र मंडल है, यानी कि ये तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर को हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, ठीक है। और बिग बियर भी, इसमें आपकी बुक के अंदर उसका डायग्राम नहीं है, पर उसमें जो तारों की शेप है ना, वो एक भालू के जैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे कि तारों की शेप इस तरह से बनी हुई है जैसे एक भालू हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, बिग बियर, ठीक है। बिग बियर इन बड़े भालू के जैसे उसकी शेप है। बाकी वो यहाँ हमारी नोटबुक के अंदर शो नहीं की गई, हमारे यहाँ सिर्फ ये सप्तमंडल जो सप्तऋषि इसी को दिखाया गया है। जो सप्तऋषि क्या है, ये 7 तारों का समूह है, ठीक है। सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का ही भाग है, ठीक है ना। अपने परिवार, यानी ये सब चीज़ें वैसे दी गई हैं। प्राचीन समय में भी, यहाँ देखिएगा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है ना। पहले क्या होता था, दिन में तो सूर्य से पता चल जाता था डायरेक्शंस के बारे में कि सूरज भाई किस साइड से निकल रहा है, अब किधर पहुंच गया है, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, तो हमें पता चल जाता था भाई ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है ना, ये पश्चिम दिशा है। पर रात को तो सूर्य नहीं होता है, तो रात को कैसे लोग पता लगाते थे भाई कि कौन सी दिशा है, तो रात को जो है उत्तर दिशा का पता ध्रुव तारे से भी लगाया जाता था। भाई ध्रुव तारा भी, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है, वो कहाँ होता है, आपका उत्तर दिशा में होता है। तो उस तारे को देखकर, अब आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं, तो अब ये कैसे पता क्या चाहिए, यही ध्रुव तारा है, ठीक है ना। तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और सप्तऋषियों की सहायता से इस ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। अब हम कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ देखते हैं। अब जहाँ भी आपको इस सप्तऋषियों को आपको पहचानना होगा, ठीक है ना, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह है ये। तो अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि ये जो 2 तारे हैं, इन तारों की सीध में देखने पर जो डायरेक्ट आगे की तरफ एक तारा चमकीला, यह तारा हमेशा चमकता रहता है और चमकीला होता है, तो जो चमकीला तारा दिखाई देगा ना, यही आपका ध्रुव तारा होता है, और ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ध्रुव तारे को किस नक्षत्र मंडल की सहायता से पहचाना जाता है, तो सप्तऋषि की सहायता से। ध्रुव तारा आपको कौन सी डायरेक्शन में मिलता है, तो ये उत्तर दिशा की डायरेक्शन होती है इसकी, उत्तर दिशा होती है इसकी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ आप ध्यान से पढ़िए और इनको समझिएगा। अच्छा जी, अब इसमें यही लिखा हुआ है कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींच जाएगी, जैसे कि इसमें आपको दिखाई गई है काल्पनिक रेखा, यानी कि इसमें तो रेखा दिखाई है, बाकी हम देखेंगे तो दो तारों के सीधे से देखेंगे तो वो हमें ऐसे ऊपर की तरफ ध्रुव तारा यानी कि उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि तारे क्या होते हैं, ठीक है ना, जो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जिनकी अपनी ऊष्मा होती है और अपनी रोशनी यानी अपनी हीट और अपनी रोशनी होती है। अब कुछ खगोलीय पिंड का ना तो अपना प्रकाश होता है, ना ही अपनी ऊष्मा होती है। ऊष्मा मतलब हीट, प्रकाश मतलब उनकी रोशनी, तो ना ही उनका अपना प्रकाश होता है, ना ही उनकी अपनी ऊष्मा होती है, जो तारों के प्रकाश से यानी कि जो दूसरे तारों से लेकर ही प्रकाश लेते हैं, उन्हीं से चमकते। लेने का मतलब ये है कि उनका प्रकाश जब उन पर गिरता है तो वो उससे चमकते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे अपनी पृथ्वी है, अब जब सूरज के सामने जो पार्ट होता है उस पर तो दिन होता है ना, तो उस और बाकी का दूसरा हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। तो जो पृथ्वी पर दिन रात बन रहे हैं वो सूरज की रोशनी से ही तो बन रहे हैं। अगर सूरज ही ना होगा तो हमारी पृथ्वी पर किसी तरह की कोई रोशनी नहीं आएगी। तो वही उसी तरह से जिन ग्रहों यानी कि उन्हें क्या कहा गया है, ग्रह कहा गया है, जिन खगोलीय पिंडों के पास ना अपना ऊष्मा है ना ही अपना प्रकाश है, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है वो तारे हैं। ये आपका तारा और ग्रह के बीच डिफरेंस है, बाकी तारे और ग्रह दोनों ही खगोलीय पिंड है, ये ध्यान रखिएगा।
खगोलीय पिंड के अंदर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चंस को बहुत ही घुमा के दिया जाएगा, बातें यही सिंपल सी रहेंगी पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिंपल तरीके से पूछा जाएगा, बिल्कुल ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के थोड़ा उसका लेवल टफ बना के, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते, सुनते रहे एनसीईआरटी तो ईजी है बट एनसीईआरटी को इतना डीप पढ़ना पड़ता है भाई। आगे चलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। किससे? प्लैनेटाई शब्द से। और जो प्लैनेटाई का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब हमारे जो ग्रह है ये 8 ग्रह हैं, इन्हीं को ग्रह क्यों कहा गया है भाई? 8 ही ग्रह, यानी कि ये जो हमारे बुध, बृहस्पति है, या शुक्र है, पृथ्वी, बृहस्पति, ये जो हमारे 8 ग्रह, सिर्फ इन्हीं को ग्रह कहा जाता है, बाकी को ग्रह नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो एक ही पथ पर, यानी एक ही रास्ते पर घूमते हैं। परिभ्रमक क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चारों ओर घूमने वाले जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लैनेट। और प्लैनेट से ही ग्रह बना है, ठीक है ना। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है, ठीक है ना। और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से लेती है? सूर्य से, क्योंकि सूर्य हमारे नज़दीक का तारा है, ठीक है ना। तो जो हमारे नज़दीक का तारा वो उसी की तो रोशनी और उसी की ऊष्मा या हीट हम तक पहुँचेगी ना। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, अगर पृथ्वी को हम चंद्रमा पर जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी हमें चमकीली दिखाई पड़ती है। चलिए भाई, इनको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अभी तक तो भाई ग्रह पढ़ रहे थे, अब आ गया उपग्रह, ठीक है ना। जो ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं, जैसे चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? हमारी पृथ्वी। और चंद्रमा जो है वो इसके चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा, ग्रह की परिक्रमा लगाई वो उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब पृथ्वी के साथ, पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। और पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है एक तरह से, तो है ना। तो जो पृथ्वी के साथ चल रहा है वो सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह और है, यानी कि टोटल प्लैनेट्स हमारे 8 है। एक हमारी पृथ्वी, उसके अलावा 7 और हैं। वो सभी भी क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनके पास भी अपने चंद्रमा है, यानी उनके पास भी उनके अपने उपग्रह हैं। चलो भाई, अब सौरमंडल पर आ जाते हैं, सौरमंडल को पढ़ते हैं। देखिए जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर भाई, कि कितने ग्रह हैं या वो कहाँ से ऊष्मा लेते हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है या उपग्रह है, ये भी सौरमंडल का ही हिस्सा है, ठीक है ना, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौर परिवार का मुखिया क्या है? कौन है? सूर्य है। तो क्वेश्चन बना दिया जाएगा सौरमंडल के अंदर क्या क्या शामिल है, और नीचे 3-4 तरह की डिफरेंट स्टेट्स दे दी जाएगी और बता दिया जाए कि इनमें से कौन सी सही नहीं है या कौन सी सही है। कुछ भी करके क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन को बहुत घुमाया फिराया जाएगा कि सूर्य और 8 ग्रह शामिल हैं, सूर्य और खगोल पिंड शामिल हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना है। तो यानी कि खगोल पिंड के अंदर तो सूर्य भी आ जाता है, सूर्य, ग्रह, उल्का पिंड है, जो है सब कुछ खगोलीय पिंड है। पर जिनका अपना प्रकाश है वो तारे हैं। जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं है, जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, वो ग्रह हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह हैं, ठीक है। कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है। और ये सभी क्या, ये सब किस में शामिल है? ये सब सौरमंडल में शामिल है, नहीं सूर्य के सौर परिवार के अंदर आते हैं। अब सौर परिवार में हम सबसे पहले सूर्य को पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसे कि अब ये हमारा सूर्य सेंटर में है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये चक्कर लगा रही है ऑर्बिट पर, जैसे ये ग्रह, जैसे ये अलग अलग ग्रहों की वो है, इनकी कक्षा है। ये यहाँ ये घूम रहे हैं, ठीक है ना। पर ये क्या है? हमारा सूर्य है। अब ये जैसे कि बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, इसी तरह से और भी ग्रह हैं, ऐसे घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना। तो सूर्य क्या है? हमारे सेंटर में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है।
इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। अब ये देखिएगा, ये जितने मैंने अभी बताया ग्रह हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य के चारों चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि वो इधर उधर चले जाए, है ना बात सोचने की। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सूर्य है, ये सूर्य है, अब इसके चारों ओर जैसे कि ये चक्कर लगा रहा है बुध, अब ये चक्कर दूसरा ग्रह लगा रहा है, तो ये इस तरह से ऐसे क्यों यही घूमे। अब ये यहाँ से इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है कहीं, है ना। तो ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि सूर्य का अपना, जैसे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, ऐसे ही सूर्य का भी अपना खिंचाव बल है। सूर्य जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ग्रह घूमते हैं तो ये इसी के चारों तरफ एक निश्चित ऑर्बिट पर घूमते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य का क्या है? अपना खिंचाव बल है जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी बांधे रखता है सौरमंडल को। सौरमंडल के जो प्लैनेट्स हैं वो इधर उधर नहीं भागते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं सूर्य की। क्यों नहीं करते? क्योंकि सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी वो हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतना नज़दीक है कि वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं ग्रह पर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार, हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह आपको पता है। अब आपको उनकी दूरी और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनके नाम याद रखने होंगे। तो दूरी के अकॉर्डिंग पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ये 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन 4 ग्रहों को, मंगल तक के जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, और बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, जैसे नाम के अकॉर्डिंग अगर उनको याद रखने के लिए एक इंग्लिश की ट्रिक या जो बताई गई है याद रखने की ट्रिक है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के नाम दिए गए हैं। इनके फर्स्ट वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक दी गई है, ये है सूरज से दूरी के हिसाब से नाम दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। वे निश्चित अपना वहाँ घूमते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। सबसे नज़दीक का तारा जैसे हमने अभी देखा था बुध है, बुध नज़दीक है तो सूरज का जो चक्कर है वो जल्दी पूरा कर लेता है, यानी 88 दिन में। कितने दिन में घूम जाता है सूर्य के चारों तरफ? 88 दिन में। और एक बात और, जो सभी ग्रह हैं, यानी कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर सभी ग्रह एक अपनी निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये इनकी कक्षा है इन ग्रहों की, ये सेंटर में आपका सूर्य है। तो ये सूर्य के चारों निश्चित कक्षा में घूम रहे, एक फिक्स पाथ है इनका, फिक्स रास्ता बनाओ, उसी पर ये कंटिन्यू घूमते रहते हैं। तो उसमें जो बुध है वो 88 दिन में सूरज के चारों ओर घूम जाता है। और जो शुक्र है ना, उसी को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या इस तरह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइज में, आकार में और आकृति में लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए, ठीक है। अभी तक जो है प्लूटो को भी हम एक ग्रह मानते थे, यानी कि पहले आपने सुना भी होगा 9 ग्रह कहा जाता था, पर अब 8 ग्रह बोले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो जो है, खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूएसबी और ये सीरस प्लूटो, ये बोने ग्रह कहे जाने लगे कि ये सूरज के चारों तरफ एक निश्चित, यानी कि जैसे और ग्रह घूमते हैं ना एक निश्चित रास्ते पर, तो उस तरह इसका अपना कोई प्लूटो का कोई फिक्स रास्ता नहीं है, वो कभी इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए उसे ग्रह से निकाल दिया गया है, ग्रह की संख्या में काउंट नहीं किया गया। तो ये कब किया गया था? 2006 में प्लूटो को बोने ग्रह में डाल दिया गया था। अब थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ते। पृथ्वी को सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से पहले पे बुध, दूसरे पे आपका शुक्र और तीसरे पे पृथ्वी आता है। और आकार में 5वां है, यानी आकार में, साइज में 5वां है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ पृथ्वी के सम, यानी कि भूआब क्यों कहा जाता है, आप ये समझ लीजिए। भूआब इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर, यानी कि इस एरिया पर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है ना, ऐसे ही एकदम गोल शेप में नहीं, यहाँ थोड़ी चपटी है, इस तरह से है, इस तरह से प्लेन है, प्लेन सरफेस टाइप, ये चपटी दबी हुई सी है,
ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, वायु है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। अब आप देखते हो पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या है तो क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ कंडीशंस ऐसी है कि यहाँ जीवन पनप सकता है, इंसान रह सकता है, तभी तो है। अगर यहाँ की कंडीशंस अच्छी ना हो, बहुत गर्म हार्श वेदर हो, यानी कि या तो बहुत गर्मी हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो, तो इससे क्या होगा? जीवन तो संभव नहीं हो पाएगा ना। या फिर ऐसी गैस है जैसे हवा के अंदर ऑक्सीजन है तो हम सांस ले पा रहे हैं, पौधों के लिए। और अगर अब आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है, तो क्यों पॉसिबल है? इसीलिए तो है ना कि यहाँ की सभी कंडीशंस क्या है, जीवन के लिए सही है। जैसे गैसेज हैं, ऑक्सीजन मिल रही है तो इंसान सांस ले रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। इस तरह से तो ये सब कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर जीवन की संभवता है, पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, संभावना क्या है कि है भाई, आज के टाइम है। आप देखो कितनी तरह के, कितने टाइप्स के जीव है अर्थ के ऊपर। और पृथ्वी को इसीलिए सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये 2/3 जो सतह है पृथ्वी की वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह हम कहते हैं। अब आ जाते हैं भाई हमारे चंद्रमा पर। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपके प्लैनेट्स हैं ना, उनके पास काफ़ी उपग्रह मिलेंगे। तो पर हमारी पृथ्वी के पास क्या है? एक उपग्रह। कौन? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। भाई ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। हमने चंद्रमा के बारे में तो पढ़ लिया, पर ये बातें छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा है उसका व्यास हमारी पृथ्वी का 1/4 है। ठीक है ना। पर हमें ये बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि सूरज से या मंगल, बुध, ये जो और ग्रह हैं, इनकी बजाय चांद हमारे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। और चांद की पृथ्वी से कितनी दूरी है चंद्रमा की? तो 3,84,400 किलोमीटर। दूरी को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से कितनी दूरी पर है चंद्रमा? 3,84,400 किलोमीटर। और इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें ही जो है आपको याद रखनी, यहीं से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अब उपग्रह भी, अब हम उपग्रह पढ़ते आ रहे हैं तो हमने देखा भाई जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उपग्रह, पर कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं और कुछ नेचुरल्स। नेचुरल वो होते हैं जैसे चंद्रमा है, ये नेचुरल उपग्रह है। पर कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं? ऐसे कृत्रिम पिंड जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार के लिए किया जाता है। ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ऐसे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे ये आपको यह दिखाया गया, रॉकेट्स के द्वारा इनको आकाश में छोड़ दिया जाता है पृथ्वी की कक्षा में, यानी पृथ्वी के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। और किस वजह से? पृथ्वी पर जो ये गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, उसकी वजह से ये एक कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ उपग्रहों के नाम दिए हैं, इनसैट, IRS और एजुसेट, इस तरह के उपग्रह। अब देखिए सौरमंडल में पृथ्वी को हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में। अब आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी, अभी चंद्रमा को पढ़ रहे थे हम, तो ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर लगभग 27 दिन लगभग दिया गया है। ठीक है ना। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा लगाता है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा है वो जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना, तो इस चारों ओर घूमने में चंद्रमा 27 दिन लेता है। और 27 दिन में ही चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है ना। यहाँ भी ऐसे घूमता है, वो भी 27 दिन में ही घूमता है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में घूम जाता है। और चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही घूमता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के लिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ना तो वहाँ पर पानी है, ना ही वहाँ पर ये गैसेज है जिससे हम सांस ले सकते हैं, हवा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा पर छाया की तरह दिखाई देते हैं। जैसे हमें चंद्रमा पर धब्बे से या कालापन सा कुछ दिखाई देता है ना, जब फुल मून होता है तब, यानी पूर्णिमा के दिन, तो वो क्या है? वो चंद्रमा पर छाया दिखाई देती है। चंद्रमा पर जो गड्ढे हैं या ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनकी जो छाया बनती है ना, वो दिखाई देती है। इस वजह से हम चंद्रमा पर धब्बे दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह पर। भाई क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त हमें असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब चीज़ें भी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। ठीक है ना। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
और ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है ना उनके बीच में। अभी हम पीछे मैप पे चलेंगे, वहाँ इनको पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह कहाँ से आए भाई, ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत कुछ वर्ष पहले विस्फोट हुआ या किसी भी वजह से किसी भी रीजन से ग्रहों से टूट कर अलग हो गए, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, ठीक है ना। ग्रहों के या पिंड, इन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन पिंडों को ही क्या कह देते हैं, क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। और ये किस रीजन से अलग होती है, विस्फोट से। तो आपको पता होना चाहिए क्षुद्र ग्रह किस चीज़ से बने हुए हैं, तो ये आपके जो ग्रह और तारे हैं उन्हीं के ही टुकड़े होते हैं जो किसी भी विस्फोट या किसी भी रीजन से टूटे हैं। अब पढ़ते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें भी सौरमंडल के अंदर है वो सब सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं पर इनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है कि अपने पाथ पर ही घूमेंगे, ये इधर उधर भटकते रहते हैं वही, ठीक है ना। तो ये उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आते हैं कि पृथ्वी पर गिरने जैसे ऐसा लगता है बस पृथ्वी पर गिर जाएंगे। पर क्या होता है कि जब वो ये पृथ्वी की तरफ आते हैं ना बहुत तेज स्पीड से, तो वायु के साथ इनका घर्षण होता है। जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर जब भी बहुत स्पीड से प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं ना, तो हमारे वायुमंडल के अंदर इतनी गैसेज है कि उन गैसों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे कि हमारा वायुमंडल है, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, चारों तरफ वायुमंडल बना हुआ है ये पृथ्वी का। भाई मेरी ये हमारी पृथ्वी है और ये इसके चारों तरफ हमारा वायुमंडल बना हुआ है। जब ये ऊपर से स्पीड से कुछ भी आ रहा है तो वो यहाँ एंटर करेगा ना, तो यहाँ बहुत सी ऐसी गैस है जिनके साथ घर्षण से उनमें आग लग जाती है और वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाते, वो यहाँ आते आते ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम कुछ होते जो पहुँचते हैं, तो इतने वो साइज़ में भले छोटे पर वो इतनी स्पीड से आते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे गड्ढे से बना देते हैं। विस्फोट सा होता है एक तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है, यानी कि इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। अब ये देखिए, जैसे ये दिखा रखा है ना, इसे सफ़ेद सफ़ेद सारी ये दिख रही है आपको, ये आकाश गंगा है। आकाश में ऐसे दिखाई देती है, ये सफ़ेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ बहुत से तारे हैं और उनकी रोशनी से पूरा एरिया सफ़ेद हो रखा है, इसलिए उसे आकाश गंगा कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत सी, मतलब कि आकाश गंगा क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि ये आकाश में एक दूध की, यानी कि मिल्की वे या आकाश गंगा रोशनी की एक नदी सी दिखाई देती है, प्रकाश की एक नदी सी दिखाई देती है, इसलिए इसे आकाश गंगा का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। इस आकाश गंगा के अंदर करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों, यानी कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सी आकाश गंगा यानी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, ठीक है ना। और एक ही आकाश गंगा के अंदर बहुत से सौरमंडल आ जाते हैं, ठीक। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। इसके बारे में आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए, ये बातें ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी लाखों आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा के अंदर बहुत से सौरमंडल हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। ये ही आपके क्वेश्चंस को बनाएंगे और ये ही आपके एग्जाम में नंबरों को सेट करेंगे। एक बार हम इस मैप को और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपके बुक के अंदर ही है, ये एनसीईआरटी के अंदर। भाई देखिएगा, फ़ोन को आप तिरछा कर लीजिएगा क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी सुविधाएँ नहीं है कि मैं इसको सीधा या टेढ़ा कर सकूँ। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपका सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य यहाँ दिखाया गया है, इसके चारों तरफ देखिए ये बुध आ गया, बुध के बाद आपका शुक्र यहाँ है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और देखिए मंगल और बृहस्पति, ये बृहस्पति दिखाया गया है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये है ना, ये पट्टी, ये ही आपकी शुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है। और ये ही पट्टी ही इन ग्रहों को, मतलब कि मंगल ग्रह तक के जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इस शुद्र पट्टी से उधर के ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो शुद्र ग्रह की पट्टी आपको कहाँ मिलेगी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और शुद्र पट्टी के अंदर वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाहर वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी कि, ठीक है ना, वो बहुत ही हल्के गैसेस से बने हुए हैं। अभी यही चीज़ें यहाँ दी गई है अपने एक्स पर, इनका टाइम दिया गया। इसको देखिए, सूर्य के चारों ओर कौन, बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है,
88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान कर लीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है, क्वेश्चंस में आ सकता है। तो बुध 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम जाता है, 59 दिन में। शुक्र 255 दिन में एक चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ, ठीक है ना। सूरज के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, 255 दिन में, परिक्रमण पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पर ये 243 दिन में घूम जाता है। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में अपना एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगा लेती है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि अक्ष पर घूमना क्या होता है भाई, अपने ही अक्ष के ऊपर जैसे दिन और रात बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम, परिक्रमण, सॉरी घूर्णन, घूर्णन गति बोलते हैं उसको हम, घूर्णन यानी घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन। तो घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है, एक दिन में, और सूरज के चारों तरफ 365 दिन में। मंगल अपना जो चक्कर है परिक्रमण करता है 687 दिन के अंदर, यानी मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ 687 दिन में घूमता है और अपने अक्ष पर वो एक दिन में घूमता है। मंगल पृथ्वी की तरह है, एक दिन में यानी 24 घंटे में घूम जाता है। अब पृथ्वी का तो अपना एक चांद है, चांद की संख्या पृथ्वी की क्या है, एक, पर मंगल के चंद्रमा कितने हैं भाई, 2 चंद्रमा हैं। आपकी बुक में उनका नाम नहीं दिया गया है, मैं आपको उनके, जैसे कि इसके अंदर नाम नहीं है, अभी मैं इनके आपको नाम बता देती हूँ। इनके नाम है फोबोस और डिमोस। कौन, मंगल के, पृथ्वी का एक है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, मंगल के 2 चांद है जिसको हम क्या बोलेंगे, फोबोस और डिमोस। आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जो नाम है इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आंतरिक ग्रह जो मैंने बताया था, आंतरिक ग्रह, इन्हीं चारों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है और ये चट्टानों से बने हैं इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी से अंदर की तरफ सूर्य की तरफ है वो, यानी कि सूर्य के नज़दीकी पहले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। चलिए भाई अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आ जाते हैं बृहस्पति और शनि पर, ठीक है ना। ये आपका बृहस्पति और ये आपका शनि। शनि की तरफ देखिए आपको छल्ले भी दिखाई दे रहे होंगे। तो बृहस्पति ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने, ठीक है ना, और लगभग 12 साल में पूरा कर लेता है। तो बृहस्पति सूरज के चारों तरफ कितने टाइम में चक्कर लगाता है, लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पर घूमता है 9 घंटे 56 मिनट के अंदर ही घूम जाता है ना। और इसके लगभग कितने चांद है भाई बृहस्पति के, तो बृहस्पति के 79 है। इसमें जो है वो डाटा अभी थोड़ा सा चेंज हो रखा है, ये बुक पहले की है। 79 जैसे डाटा चेंज होता रहता है, तो इसके अंदर कितने चांद, इसके 79 है, ठीक है ना। और गैनेमिड इसका सबसे बड़ा है, तो नाम ध्यान रखिएगा, इसके 79 के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, आप सबसे बड़े का ध्यान रख लीजिए। गैनेमिड क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है। तो गैनेमिड किसका है, बृहस्पति का। गैनेमिड किसका चांद है, बृहस्पति का है, ठीक है ना, और लगभग 79 इसके चांद है। अब आते शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में लगाता है और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है, ठीक है ना। और इसके चांद की संख्या कितनी है, शनि के चांद है भाई 82। अब इसमें भी 53 दिया हुआ है, पर ये भी डाटा रॉन्ग है, आप चाहे गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। इसके 82 हैं। और शनि का सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन, ठीक है ना। ये ध्यान रखें कि एक एक नाम याद रख लीजिए, बड़े का बृहस्पति का गैनेमिड, शनि का टाइटन है, ठीक है। चलिए भाई अब यूरेनस और नेपच्यून की तरफ आ जाते हैं। सूर्य के चारों ओर ये भी परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है। यूरेनस कितना, 84 साल में। भाई जो जितनी दूर है वो उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा, जैसे कि ये यूरेनस है तो ये और भी ज़्यादा दूर है तो ये और ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा। तो ये 84 साल में अपना टाइम, मतलब कि इसके चारों तरफ घूमता है, सूर्य के चारों तरफ। घूर्णन इसका 17 घंटे है, ठीक है ना। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है भाई, इसके चंद्रमा है 27, ठीक है ना। इसके अंदर सही दिया गया है, इसका डाटा अभी चेंज नहीं हुआ, इसमें 27 ही है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा है वो टिटेनिया है, टिटेनिया। बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है आपके मंगल का नाम पूछा जाता है, बृहस्पति का, शनि का, पर पता है नहीं भी एग्जामिनर का मूड कैसा हो तो आपको एक एक नाम सबके याद कर लेने चाहिए। आपकी बुक में नहीं है गूगल कर लेना, वरना मैं बता रही हूँ तो इनको आप नोट कर लीजिए। अरुण के 27 है, इसको यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है, यूरेनस के 27 है जिसको टिटेनिया सबसे बड़ा है, ठीक है। और जो ये आपका नेपच्यून है, नेपच्यून को वरुण भी कहा जाता है हिंदी में। और इसके कितने हैं, इसके चंद्रमा है 14, ये 13 दे रखा, ये रोंग है, यहाँ 14 आएगा, ठीक है ना। और सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं 164 साल में। ये सबसे दूर है भाई, और सबसे ठंड भाई हल्का भी है, ठीक है, सॉरी गैसेस से बने हुए हैं, और ये ठंडा भी है, सबसे दूर है जो इसका। अभी इसका सबसे बड़ा है ट्राइटन, इसका टिटेनिया, इसका यूरेनस का टिटेनिया और नेपच्यून का टाइटन, ठीक है ना। अब इनको ये जो 4 दिए हैं ना आपके, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, बाह्य ग्रह है। ये देखिएगा दिया गया बुक में, सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों के हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो ये आंतरिक ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक कीजिए। अगर आपका कोई और दोस्त या कोई भी SST से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।